वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेटेस्ट कोरियन ड्रामा माय यूथ की बात करेंगे। इस ड्रामा में आपको सॉन्ग की एकदम यूनिक स्टाइल में देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है सियोल की चमचमाती गलियों से, जहां हर तरफ रोशनी है, लेकिन उन रोशनियों के बीच कहीं एक अंधेरा भी छिपा है। वो अंधेरा जिसने कभी एक मासूम बच्चे की जिंदगी को निगल लिया था। उस बच्चे का नाम था सनवूहे, जो एक समय का सबसे लोकप्रिय चाइल्ड एक्टर हुआ करता था। उसकी मुस्कान, उसकी मासूम आंखें और उसके इनोसेंट एक्सप्रेशंस हर किसी को दीवाना बना देते थे। विज्ञापन से लेकर फिल्मों तक हर जगह सनवूहे का ही नाम था, लेकिन शोहरत की वो चकाचौंध जो बाहर से सुनहरी लगती है, अंदर से उतनी ही जहरीली थी। ग्रीड ऑफ अडल्ट्स उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। उसके पेरेंट्स और मैनेजर्स सिर्फ फेम और पैसे के पीछे भाग रहे थे। किसी को उसकी चाइल्डहुड और उसके दर्द की परवाह नहीं थी। उसके थके हुए चेहरे को मेकअप से ढका जाता, उसके आंसुओं को ब्राइट लाइट से छिपा दिया जाता और उसकी हर मुस्कान को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता। धीरे धीरे उस चमकते सितारे की रोशनी बुझने लगी, उसके दिल में घाव बनने लगे और उसकी मासूमियत कहीं खो गई। कई सालों तक उसने उसी अंधेरे में सर्वाइवल किया, लेकिन जब उसका स्टारडम खत्म हुआ तो दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया। उस समय वो बैली अलाइव महसूस करता था, लेकिन किसी तरह वो बचे रहने में कामयाब हुआ और आज वो सियोल के एक छोटे से इलाके में फ्लोरिस्ट और राइटर बनकर शांति भरी जिंदगी जी रहा है। फूलों की खुशबू और किताबों की दुनिया में उसने अपने लिए एक नया आसमान बनाया। उसकी शॉप छोटी है लेकिन प्यारी है। हर तरफ व्हाइट लिलीज, रेड रोजेस, ट्यूलिप्स और ऑर्किड्स सजे हैं, और कोने में रखी उसकी राइटिंग डेस्क पर अधूरी कहानियों के पन्ने बिखरे रहते हैं। वो अब स्पॉटलाइट से दूर है, कैमरास और पब्लिसिटी से बहुत दूर। उसकी जिंदगी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसी ऑर्डिनरी में उसे शांति मिली है। पर किस्मत की कहानी कभी ऑर्डिनरी नहीं होती, और उसकी किस्मत में एक ऐसी मुलाकात लिखी थी जो उसकी सारी शांति को तोड़कर रख देगी। उस दिन बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थीं, स्ट्रीट्स गीली थी और हवा में ठंडक थी। सनवूहे अपनी शॉप के बाहर लगे पौधों को पानी दे रहा था। तभी दरवाजे पर लगी विंचाइम धीरे से हिली और अंदर एक औरत ने कदम रखा। उसने ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था, उसके हाथ में एक फाइल थी और उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस चमक रहा था। वो थी सेओंग जेयोन, वही लड़की जो कभी उसकी पहली मोहब्बत थी, वही लड़की जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन काटे थे, वही लड़की जिसके साथ उसने अपने दर्द और सपनों को शेयर किया था। लेकिन अब वो लड़की बदल चुकी थी। अब वो एक स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल औरत बन चुकी थी, एक कंपनी फील एंटरटेनमेंट की टीम लीडर जो अपने काम और अपने गोल्स के लिए जी रही थी। वो इस तरह अचानक उसके सामने खड़ी होगी, ये सनवूहे ने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों की आंखें मिली और जैसे वक्त 10 साल पीछे चला गया, उनके दिलों ने वो मासूम धड़कनें याद कर ली जो उन्होंने किशोरावस्था में महसूस की थी। लेकिन उस पल में ही उनके बीच की डिस्टेंसेस और बीते सालों का भार भी मौजूद था। जेयोन की जिंदगी भी आसान नहीं रही थी। वो एक वेल्थी फैमिली में पली बड़ी थी, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन किस्मत ने अचानक उसके परिवार से सब कुछ छीन लिया। उसकी फैमिली एक फाइनेंशियल स्कैम की वजह से बर्बाद हो गई। उनके पास न पैसा बचा न इज्जत। उस समय जेयोन ने महसूस किया कि दुनिया कितनी क्रूल है। सर्वाइवल के लिए उसने खुद को टफ बनाया। उसने अपने सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ एक गोल रखा, सक्सेस, और उसी सक्सेस की तलाश में वो फील एंटरटेनमेंट में टीम लीडर बनी। उसके काम की दुनिया ग्लैमरस थी, लेकिन उसका दिल अंदर से बहुत अकेला था। जब वो सनवूहे की दुकान में दाखिल हुई तो उसने अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस की, जैसे उसकी सारी मेमोरीज अचानक जीवित हो गई हों। सनवूहे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम। उसकी आवाज में हैरानी भी थी और एक दर्द भी। जेयोन ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, काफी वक्त हो गया है। और उस वक्त दोनों की आंखों में वो सब कुछ बोल गया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार उस समय देखा था जब उनकी जिंदगी एकदम टूट चुकी थी, और आज 10 साल बाद किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया था। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामालैंड। कहानी अब इन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि उनकी मुलाकात केवल एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि डेस्टिनी की चाल थी। जेयोन वहां सिर्फ पुराने प्यार की वजह से नहीं आई थी। उसके पास एक प्लान था। फील एंटरटेनमेंट के लिए उसे एक नए राइटर की जरूरत थी जो रॉ और इमोशनल स्टोरीज लिख सके, और उसे याद था कि सनवूहे में वो डेप्थ हमेशा से थी। उसने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उनके साथ काम करे, लेकिन सनवूहे ने साफ मना कर दिया। वो कहता है, मैंने वो दुनिया छोड़ दी है, अब मुझे बस अपने फूलों और अपनी किताबों में शांति चाहिए। पर जेयोन हार मानने वाली नहीं थी। वो बार बार उसकी शॉप आने लगी, कभी बिजनेस प्रपोजल लेकर, कभी फ्लावर्स खरीदने के बहाने, और धीरे धीरे उसने उसकी शांति को डिस्टर्ब करना शुरू किया। इन मुलाकातों के बीच व्यूअर को उनकी पुरानी यादें दिखाई जाती हैं। जब दोनों किशोर थे, जेयोन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब सनवूहे सेट्स पर रोता था तो जेयोन ही उसे लेटर्स लिखकर खुश करती थी।
जब वो अकेला होता तो जेयोन उसके साथ देर रात तक बातें करती थी। दोनों एक दूसरे की पहली मोहब्बत थे, लेकिन फेम, फैमिली इश्यूज और हालातों ने उन्हें जुदा कर दिया, और अब 10 साल बाद वही प्यार फिर सामने खड़ा था। लेकिन इस बार दोनों बहुत बदल चुके थे, उनके गोल्स बदल चुके थे, उनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। फिर भी किस्मत ने एक बार फिर उनकी राहों को जोड़ना शुरू किया। सनवूहे रात में लिखते हुए बार बार उसके बारे में सोचने लगा। उसकी कहानियों में फिर से पुरानी भावनाएं लौट आईं। वो अपने दिल से लड़ने की कोशिश करता लेकिन हार जाता। वहीं जेयोन भी, जो खुद को हमेशा प्रैक्टिकल दिखाती थी, सनवू के सामने उसका मास्क टूटने लगता। उसके साथ वक्त बिताते हुए वो अपने पुराने इनोसेंट वर्जन को महसूस करने लगी। वो लड़की जो कभी सपनों में जीती थी, जो अपने दिल से प्यार करती थी, वो धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर झलकने लगी। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। फील एंटरटेनमेंट की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। वहाँ पावर गेम्स, कंपटीशन और ग्रीड भरा था। जेयोन पर बहुत प्रेशर था। उसे हर हाल में एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट चाहिए था ताकि वो अपनी पोजीशन बचा सके, और इसी वजह से वो सनवूहे को अपने काम में लाना चाहती थी। दूसरी तरफ सनवूहे के पास्ट के घाव फिर से हरे होने लगे। स्पॉटलाइट की दुनिया की मेमोरीज उसे डराने लगी। उसे लगता था कि अगर उसने फिर से उस दुनिया में कदम रखा तो वो अपना पीस खो देगा, पर उसके दिल की गहराई में कहीं ना कहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि शायद जेयोन ही उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर सकती है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। उनकी मुलाकातें लंबी कन्वर्सेशंस में बदलने लगती हैं, कभी फूलों की खुशबू में, कभी पुरानी यादों में, कभी अधूरी कहानियों में। व्यूअर उनके बीच की केमिस्ट्री को महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही टेंशन भी बनी रहती है, क्योंकि उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पुराने जख्म और नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी खड़े थे। पहले 6 एपिसोड्स में पार्ट 1 की पूरी फाउंडेशन रखी जाती है, जहां एक तरफ उनका रियूनियन और पुरानी मोहब्बत की चमक दिखाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ फील एंटरटेनमेंट की दुनिया की रियलिटी, जेयोन का स्ट्रगल, सनवूहे का डर और उनका इमोशनल टग ऑफ वॉर दिखाया जाता है। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब फील एंटरटेनमेंट का सीईओ खुद सनवूहे को मीट करता है और उसे एक ऑफर देता है। ये ऑफर इतना बड़ा होता है कि उसे इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन ये ऑफर उसकी पुरानी दुनिया की तरफ लौटने का पहला कदम भी है। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल माई ड्रीमी ड्रामालैंड। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सनवूहे की जिंदगी की सारी शांति और उसकी केयरफुली बनाई गई ऑर्डिनरी दुनिया हिलने लगी थी। फील एंटरटेनमेंट का सीईओ उसके सामने बैठा था और उसकी आंखों में सिर्फ प्रॉफिट और सक्सेस की चमक थी। उसने कहा कि उसकी कंपनी को ऐसे राइटर की तलाश है जो लोगों के दिल तक पहुंच सके, जो कहानियों में वो जादू भर सके जिसे ऑडियंस मिस कर रही है। उसने कहा कि सनवूहे वो टैलेंट है जिसे वो दुनिया से छुपा रहा है और अब वक्त है कि वो वापस आए। इस प्रपोजल के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट की मोटी फाइल उसकी टेबल पर रख दी। सनवूहे ने उस फाइल की तरफ देखा लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। उसके पास्ट की सारी यादें जैसे एक साथ उसके सामने लौट आईं। सेट की लाइट्स, लोगों की चीखें, उसके आंसू, उसकी माँ की कोल्ड आइज और उसके मैनेजर्स की सेल्फिश डिमांड्स। उसने तुरंत फाइल को दूर खिसका दिया और कहा कि वो इस दुनिया में लौटना नहीं चाहता। सीईओ हंस पड़ा और बोला कि एक दिन वो खुद इस डील को स्वीकार करेगा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। उस पल में जेयोन वहीं मौजूद थी और उसने ये सब सुना। उसके दिल में हलचल हुई क्योंकि वो चाहती थी कि सनवूहे ये काम करे, लेकिन उसने उसकी आंखों में जो डर देखा उससे वो चुप रह गई। इसके बाद की कहानी में दोनों के बीच एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जेयोन अपने करियर और अपनी पोजीशन के दबाव में है और उसे सनवूहे को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना है। वहीं सनवूहे अपने पास्ट और अपने हाथ की लड़ाई में फंसा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच व्यूअर को उनकी केमिस्ट्री और भी इंटेंस लगने लगती है। एक तरफ रात में उनकी लंबी कन्वर्सेशंस हैं जहां वो अपने पुराने दिनों की यादें शेयर करते हैं, कभी साथ बैठकर चाय पीते हैं, कभी किताबों और फूलों के बीच हंसते हैं, और दूसरी तरफ उनके बीच अनकही टेंशन भी है क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। फिर एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि सनवूहे ने अपने राइटर साइड को खुलकर बाहर निकालना शुरू कर दिया है। वो जेयोन से इंस्पायर्ड होकर एक नई स्टोरी लिख रहा है। उस स्टोरी का मेन थीम है खोई हुई मासूमियत और प्यार की ताकत। व्यूअर को उसकी राइटिंग के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां उसकी कलम से निकलते शब्द उसकी आत्मा का आईना होते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कागज तक नहीं रुकती, ये उनके रिश्ते को भी बदलने लगती है। जेयोन उसकी लिखी पंक्तियां पढ़ती है और उसमें खुद को देखती है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल बिजनेस वूमन नहीं है बल्कि वो वही लड़की है जो कभी उसके साथ सपनों में जिया करती थी। लेकिन फील एंटरटेनमेंट की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। वहाँ कंपेटिटर्स और जालस कलीग्स थे जो नहीं चाहते थे कि जेयोन सफल हो। एक राइवल टीम लीडर बार बार उसकी प्लान्स को फेल करने की कोशिश करता है और गॉसिप फैलाता है कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल कनेक्शन से राइटर को लेकर आ रही है।
इससे कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स बढ़ जाती है। जे योन पर दबाव और बढ़ जाता है और वो खुद को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बना लेती है। सनवू ये सब देखता है और उसकी आंखों में दुख भर जाता है। उसे लगता है कि जे योन धीरे धीरे उसी दुनिया में खो रही है जिससे वो खुद भागा था, एक ऐसी दुनिया जो इंसान की मासूमियत छीन लेती है। इस बीच उनके बीच पुरानी यादों की गहराई व्यूअर को और भी स्ट्रांगली दिखाई जाती है। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस आता है जहां दोनों हाई स्कूल के दिनों में लाइब्रेरी में मिलते हैं। जब सनवू ही शूटिंग से थककर ब्रोकन महसूस करता था तो जे योन ही उसे किताबों के बीच शांति देती थी। वो कहती थी कि एक दिन वो अपनी कहानियां खुद लिखेगा और दुनिया उन्हें पढ़ेगी। और अब 10 साल बाद वही सपना सच होने के करीब था, लेकिन एक डर के साथ। एक बड़े इमोशनल मोमेंट में सनवू ही जे योन से कहता है, मैं फिर से स्पॉटलाइट में नहीं लौट सकता, वो रोशनी मुझे जला देगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऑर्डिनरी रहना चाहता हूँ। लेकिन जे योन जवाब देती है, ऑर्डिनरी जिंदगी तुम्हारे लिए शांति है लेकिन मेरे लिए सर्वाइवल नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है और तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना होगा। इन शब्दों से व्यूअर को दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस समझ आता है। एक शांति चाहता है और दूसरा जीत, और यही उनकी कहानी का दिल है। फिर स्टोरी का बड़ा ट्विस्ट आता है जब न्यूज़ लीक हो जाती है कि फील एंटरटेनमेंट एक कमबैक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसके राइटर सनवू हे हो सकते हैं। ये खबर मीडिया में फैल जाती है। सडनली उसकी दुकान के बाहर फिर से जर्नलिस्ट्स और कैमरास की भीड़ लग जाती है। उसकी ऑर्डिनरी जिंदगी टूटने लगती है। उसे लगता है कि उसका नाइटमेयर फिर से लौट आया है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। जे योन उसके साथ खड़ी है। वो उसे संभालती है, उसके लिए लड़ती है और उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो इस बार वो अपनी कहानी खुद लिख सकता है, बिना किसी के कंट्रोल के, बिना किसी ग्रीड के, सिर्फ अपनी टर्म्स पर। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। इसके बाद व्यूअर को उनकी रिलेशनशिप में एक नया बदलाव दिखता है। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं। उनके बीच छोटी छोटी खुशी के मोमेंट्स आते हैं, बारिश में भीगना, फूलों से खेलना, देर रात कॉफ़ी पीना और सबसे बढ़कर अपनी अधूरी मोहब्बत को फिर से जीना। पर ये खुशी हमेशा आसान नहीं रहती क्योंकि फील एंटरटेनमेंट के अंदर पॉलिटिक्स और भी तेज हो जाती है। राइवल टीम लीडर एक ट्रैप सेट करता है और प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करता है। इस ट्रैप में जे योन की पोजीशन दांव पर लग जाती है। अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। और यही मोमेंट है जब सनवू फैसला करता है कि वो अपनी राइटिंग से उसे बचाएगा। वो अपनी पूरी आत्मा डालकर स्क्रिप्ट लिखता है। उसकी कहानी प्यार, दर्द और उम्मीद का संगम होती है। जब कंपनी उसकी स्क्रिप्ट पढ़ती है तो सब स्टन्ड हो जाते हैं। सीईओ भी मान जाता है कि यही वो मैजिक है जिसकी उन्हें तलाश थी। प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट हो जाता है और जे योन बच जाती है। ये उनकी जीत होती है, लेकिन इस जीत की कीमत भी थी क्योंकि मीडिया अब लगातार सनवू हे के पीछे पड़ी रहती है। उसकी शांति फिर से खतरे में थी, लेकिन इस बार व्यूअर देखते हैं कि वो भागता नहीं है। वो डटकर खड़ा होता है क्योंकि उसके पास जे योन है और उसकी मौजूदगी उसे हिम्मत देती है। फाइनल एपिसोड्स में दोनों के बीच सबसे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स आता है। एक रात सनवू हे और जे योन रूफटॉप पर बैठकर शहर की लाइट्स देखते हैं। सनवू कहता है कि उसने बचपन में ये सब रोशनियां सिर्फ बाहर से देखी थी, लेकिन अब वो इन्हें अंदर से महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी का संतुलन बने। वो फ्लोरिस्ट भी रहे, राइटर भी, और सबसे बढ़कर वो इंसान बने जो जे योन से प्यार करता है। जे योन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने सक्सेस की दौड़ में अपने दिल को अनदेखा किया था। वो उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है कि अगर वो उसके साथ है तो वो भी ऑर्डिनरी को स्वीकार करेगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और व्यूअर के लिए वो मोमेंट सबसे प्योर मोमेंट बन जाता है। सीरीज के आखिरी मोमेंट्स में दिखाया जाता है कि उनका प्रोजेक्ट रिलीज हो चुका है और ऑडियंस उसे बहुत पसंद कर रही है। सनवू हे की राइटिंग ने लोगों के दिलों को छू लिया है। मीडिया अब उसे एक कमबैक स्टार कह रही है, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक फ्लोरिस्ट और राइटर मानता है। उसकी दुकान अब और भी पॉपुलर हो चुकी है। लोग फ्लावर्स खरीदने के साथ उसकी किताबें भी लेने आते हैं। वहीं जे योन अपनी कंपनी में एक और भी पावरफुल पोजीशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार वो अंदर से खुश है क्योंकि उसने अपनी मासूमियत को खोया नहीं बल्कि वापस पा लिया है। दोनों ऑर्डिनरी मॉर्निंग्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाइट्स शेयर करते हैं। कभी साथ में फूल सजाते हैं, कभी साथ में स्टोरीज लिखते हैं और कभी सिर्फ एक दूसरे के साथ चुपचाप बैठते हैं। कहानी यहाँ आकर ये मैसेज देती है कि प्यार सिर्फ पास्ट की याद नहीं बल्कि प्रेजेंट की ताकत है। और जब दो लोग अपनी डिफरेंसेस को समझकर एक दूसरे को अपनाते हैं तो वो अपने यूथ को फिर से जी सकते हैं। और इसी के साथ माय यूथ ड्रामा खत्म होता है, जहां व्यूअर को एक कंप्लीट जर्नी दिखाई देती है, फेम और ग्रीड से भरे अंधेरे से लेकर प्यार और शांति की रोशनी तक। दो ब्रोकन सोल्स का एक दूसरे के सहारे फिर से जी उठना। उनकी कहानी ऑर्डिनरी भी है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी, और यही इस ड्रामा की खूबसूरती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड।
Also comment your favorite Korea actor in comment section. See you soon. Goodbye.